नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा शहर के प्रियदर्शनी इंदिरा विहार कॉलोनी में 29 नवंबर 2025 को सुबह सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉकर्स ने ये देखा कि सड़क के किनारे एक खाली प्लॉट पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। भीड़ लग गई, पॉश इलाका था, लोग बहुत ढेर सारे आ गए। थोड़ी दूर पर ही एक स्कूटी भी खड़ी हुई थी। खैर, पुलिस को सूचना हुई, पुलिस दल बदल के साथ पहुंच गई। घटनास्थल को सुरक्षित किया गया, एफएसएल की टीम को बुलाया गया। पास में खड़ी स्कूटी को ये मानकर कि वो संभवतः इसी घटना से संबंधित है, उसका तुरंत ऐप के जरिए उसका पता निकाला गया। पता निकलते ही ये पता लग गया कि ये तिलक नगर का रहने वाला 83 वर्षीय महेंद्र, पिता का नाम छितर सिंह, वहीं तिलक नगर भीलवाड़ा का रहने वाला है। खैर, घर वालों को सूचना दी गई, घर परिवार सब वहाँ पर आ गए। मौके को देखते ही पुलिस को ये लगा कि ये इतना आसान सा मर्डर नहीं लगता। शरीर पर चोट के निशान थे, सिर पर गहरे चोट के निशान थे। एक्सीडेंट से लगने वाली चोटें भी ऐसी होती हैं, लेकिन बहुत भिन्नता थी। एक्सीडेंट से होने वाली जो चोटें हैं वो एक तरफ घिसट की या इम्पैक्ट की, शरीर के एक ही तरफ चोट के निशान होते हैं। अगर वो दूर तक गया है तो पहले इम्पैक्ट के ज़्यादा निशान और फिर सब्सीक्वेंट इम्पैक्ट के कम निशान होते हैं। खरोंच, रगड़ की चोटें ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसमें गहरे इंसीज वूंड्स इसमें पाए गए थे। स्कूटी में भी किसी वाहन के टक्कर के ताजे निशान थे। बहरहाल, पुलिस ने वहाँ अपना जो इनिशियल उसको काम करना होता है, पंचायतनामा भरा, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और लोगों से पूछताछ शुरू की। बैकग्राउंड में ये पता लगा कि ये सट्टेबाजी और बुकी का भी काम करता है। तो इनिशियल जो इंटरप्रिटेशन इनिशियल कारणों का लगाया गया, वो लगाया गया कि हो सकता है पैसों के लेन देन के कारण इसके साथ ये हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस किसी निर्णय पर या किसी जिसको कहते हैं किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रही थी। बहरहाल, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मोहल्ले वालों ने, परिवार वालों ने भीड़ इकट्ठा करके और तमाम मांगें रखी कि तुरंत गिरफ्तार किया जाए, पता लगाया जाए कौन व्यक्ति है, क्या कारण है, इस तरह की बातें। खैर, पुलिस वालों ने समझा बुझा के उनको वहाँ से हटाया और अपना काम शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। बहुत ढेर सारे करीब 100 लोगों से पूछताछ की, जिसमें महेंद्र के परिवार वाले, जानने वाले और व्यापार से संबंधित बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व थे। फिर उसका जो सीडीआर एनालिसिस थी वो भी उससे पता लगी। बट सीडीआर एनालिसिस से पुलिस को एग्जैक्ट बात पता लग गई। एग्जैक्ट बात यूं कि मृतक और उसके पार्टनर की बहुत ढेर सारी कॉल्स उसमें मिली। फिर मृतक और उसकी पत्नी की ढेर सारी कॉल्स मिली और इसी के साथ साथ मृतक की पत्नी और उसके जो बिजनेस पार्टनर थे मृतक के, उनकी कॉल मिलने लगी। बिजनेस पार्टनर की पत्नी की और मृतक की कॉल मिलने, मतलब एक त्रिकोण सा बना जिसमें 2 बिजनेस पार्टनर और उनमें से एक बिजनेस पार्टनर की पत्नी। पुलिस ने शुबह के आधार पर, शक के आधार पर, डाउट के आधार पर इन सभी को उठाया, यानी जो मृतक था, उसकी पार्टनर और पार्टनर की पत्नी, इन सबको ला के थाने पर इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद फिर बातचीत जब शुरू हुई
तो धीरे 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 बातचीत की परतें खुलने लगी। बातचीत की परतों में यह खुला कि मृतक का संबंध अपने बिजनेस पार्टनर रामेश्वर की पत्नी से हो गया था और प्राइम सस्पेक्ट इस अपराध में रामेश्वर ही हुआ, क्योंकि रामेश्वर की पत्नी से ही उसके संबंध थे। खैर, जब इस दिशा में और पूछताछ की गई इन लोगों से जिनके नंबर उसमें रिफ्लेक्ट हुए थे, सबसे ज़्यादा हुए थे, तो फिर ये बात पता लग गई। पता कुछ यूं लगा कि रामेश्वर ने ये तय कर लिया था कि हम इसे हर हाल में मार देंगे। उसका कारण भी था, जबकि उसका बिजनेस पार्टनर था और दोनों के पारिवारिक संबंध थे, एक दूसरे के घर बच्चों का और पत्नियों का आना जाना था। लेकिन उसी में ये हुआ, रामेश्वर ने फिर बताया कि कोई साल भर पहले महेंद्र की मेरी पत्नी से संबंध हो गए, क्योंकि कोई रुकावट ऐसी थी नहीं आने जाने में। हम दोनों लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे, हफ्ते में एक दिन एक दूसरे के यहाँ खाना खाते थे, पार्टीज़ हम लोग बहुत करते थे। पार्टीज़ में दोनों की पत्नियाँ और बच्चे आया जाया करते थे, दोनों ही शादीशुदा थे। लेकिन इसी बीच में जब इसके संबंध हो गए तो मृतक ने अपने घर से अलग एक फ्लैट ले लिया और उसमें रहने लगा। बात ये रामेश्वर को भी पता लगी, लेकिन वो इसका कारण नहीं समझ पाया। कारण उसको ये बताया कि सब पत्नी से कुछ इनका विवाद हो गया था, लिहाजा ये व्यापार के संबंध में लोगों से मिलने जुलने का काम इस नई जगह पर करते हैं। और चूंकि सट्टेबाजी के काम में दखल था, तो रामेश्वर ने ये सोचा कि सट्टेबाजी का काम है, वो नहीं चाहता है कि उसके घर वाले इसमें कोई इसके बारे में पता करें या घर वालों के थ्रू दूसरा कोई पता करे। लिहाजा वो अलग एक फ्लैट लेकर, अलग कमरा लेकर उसमें अकेले रहा करता था। लेकिन इस अकेले रहने के पीछे कारण दूसरा था। दूसरा कारण यह था कि दोनों के मिलने का स्थान या तो रामेश्वर के घर पर महेंद्र जाया करता था या रामेश्वर की पत्नी महेंद्र के घर पे जाया करती थी बातचीत करके। ऐसा समय जिसमें घर पर कोई न हो, उस नियत समय पर ये लोग एक दूसरे के घर जाया करते थे। लेकिन इन दोनों ही जगहों पर रिस्क बहुत इन्वॉल्व था और इसीलिए मृतक महेंद्र ने एक घर अलग से ले लिया और फिर तय हो गया कि हर रविवार को, जिस दिन बंदी रहती है, जिस दिन व्यापार की छुट्टी रहती है, किसी बहाने से वो, और ज़्यादातर मार्केटिंग के बहाने से, रामेश्वर की पत्नी इस घर पर आ जाया करती थी और दिन भर ये लोग घर पर रहते थे। शाम को वो अपने घर चली जाती थी। लेकिन ताज्जुब की बात ये कि रामेश्वर के नाक के नीचे ये सब चल रहा था, ना रामेश्वर को पता नहीं लगा। कुछ दिन बाद जब बाजार में व्यापारियों के बीच में कुछ इस तरह की बातें हुई, तो ये बात इशारों में रामेश्वर को कम्युनिकेट की गई कि बाजार में इस तरह का हल्ला है कि महेंद्र और तुम्हारी पत्नी के बीच में कुछ चल रहा है। बहरहाल इस बात से वो व्यथित भी हुआ और नाराज भी हुआ। बजाय इसके कि अपनी पत्नी से पूछे, उसने सीधे महेंद्र से ये बात कहनी शुरू कर दी, या कही पहली बार में ही, कि भाई इस तरह की बात बाजार में आ रही है और ये बात ठीक नहीं है। अगर ये बात सही है तो तुमको अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। इस बातचीत से महेंद्र को ये लगा कि शायद रामेश्वर को पूरी बात किसी ने बता दी है, इसलिए बिना उसकी कोई सफाई दिए हुए उसने उससे कहा कि देखो, अब तुम इस तरफ मत देखो, हमारे और अपनी पत्नी के बीच में मत पड़ो, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को इतना बदनाम कर दूंगा कि तुमको और तुम्हारी पत्नी को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा मोहल्लों में और अपने मोहल्ले में और रिश्तेदारियों में। और अगर फिर भी तुम नहीं मानते तो तुम्हारा 7 साल का इकलौता बेटा है, हम उसको मरवा देंगे। ये सुनते ही रामेश्वर सहम गया। उसको लगा
कि फिर तो जो बात मुझे बताई गई है, जो मैंने सुनी है या जो मैंने अपने स्रोतों से पता किया है, वो बिल्कुल सही है और इससे उलझना इस समय ठीक नहीं है। पत्नी को बताऊंगा, वो इसको बता देगी, तब वो ज़्यादा झगड़ा होगा, तब सोशल मीडिया में आ जाएगा, तब वो हमारी पत्नी की बदनामी करेगा, हमें भी बदनाम करेगा। दुनिया भर की बातें उसके दिमाग में आने लगी, तो उसने ये निश्चय किया कि मैं अकेले ही इसको रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक मैं जिल्लत की ज़िंदगी काटूंगा। मुझे इसे देखकर या इसके बारे में सोचकर अपराध की भावना मेरे दिमाग में आती रहेगी, क्योंकि ये मेरा घर बर्बाद कर रहा है। बहरहाल उसने पुलिस को ये बताया कि साहब हम लोगों ने हमने चूँकि हम लोग दोस्त थे और 10 सालों से दोस्त थे, तो मुझे पता था कि महेंद्र रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाता है। अपनी स्कूटी से जाता है, स्कूटी खड़ी करता है, फिर वो पार्क है, जो जगह है वहाँ पर उस सोसाइटी में, वहाँ टहलता है और फिर 6:30-7 बजे के आसपास वापस आता है। उस दिन यानी घटना वाले दिन 28 नवंबर 2025 को जब ये इसके आने का समय हुआ, तो 2 बजे से ही रामेश्वर अपना ट्रैक्टर लेकर, जिसमें जाड़े का दिन है, ट्रैक्टर में सवेरे जो आप ड्राइवर्स देखते होंगे, शाल अंगोछा ये सब मुंह में शरीर में लपेटे रहते हैं। आप जानते हैं ट्रैक्टर में कोई विंडो नहीं होती है कि उसको बंद कर दीजिए तो हवा नहीं लगेगी। हवा से बचाव के लिए सभी जो किसान लोग, ज़्यादातर किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी तरह से अपने शरीर को कंबल में, बाकी चीज़ों में लपेट कर रखते हैं। तो वो सवेरे अपना वही सब इंतज़ाम करके, ताकि दूर से पहचाना न जा सके, उसी रास्ते पर खड़ा हो गया जिस पर वो स्कूटी से मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। और फिर वहीं पर इंदिरा विहार कॉलोनी के पास जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अब उसकी स्कूटी आ रही है, उसने ट्रैक्टर पहले से ही स्टार्ट कर रखा था, पास में आते ही उसने स्कूटी पर टक्कर मार दी। स्कूटी पर टक्कर मारने के बाद वो थोड़ी दूर पर छिटक के गिरा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसका ट्रैक्टर से ही पीछा करके उसने ट्रैक्टर से उसे गिरा दिया और फिर ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ा दिया। फिर लाश को लाके सड़क की तरफ रख दिया और स्कूटी जहाँ फेंकी हुई थी या जहाँ पड़ी हुई थी वहीं पर पड़ी रही। लौट कर आया और दिनचर्या का अपना काम जो वो रोज करता है वो करता रहा, जिसकी वजह से न तो उसकी पत्नी को कोई शक हुआ, न उसके बच्चों को कोई शक हुआ, न उसके किसी पड़ोसी को कोई शक हुआ कि ये कहीं से कोई कांड करके आया हुआ है। अच्छा, वहाँ पर मौके पर भी जिस तरह से ट्रैक्टर के पहियों के निशान पड़े थे, पुलिस को उसी से डाउट हुआ था कि इसकी टक्कर ट्रैक्टर से टक्कर इसकी कराई गई है और ये एक्सीडेंट नहीं है, हत्या है। और यही क्यों लेके फिर जांच पड़ताल हुई, फिर जब सीडीआर की एनालिसिस हुई तो बाकी चीज़ों का पता लग गया कि आखिरकार कौन इसमें इन्वॉल्व है। बहरहाल जब पोस्टमार्टम हाउस में महेंद्र के घर वालों ने बहुत हल्ला किया, तो फिर टीम जो वहाँ के सदर थाना प्रभारी थे कैलाश कुमार, उन्होंने, और जो जहाँ का ये रहने वाला है थाना बनेड़ा के, वहाँ के थाना प्रभारी ने मिलकर भीड़ को समझाया और भीड़ को समझा बुझा के हटाया वहाँ से, और फिर एसपी ने एक टीम का गठन कर दिया। फिर उसी टीम ने तमाम वैज्ञानिक एविडेंस, तमाम वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करके और फिर महेंद्र के दोस्त रामेश्वर को और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर और ये आगे की कार्रवाई की और ये घटना का पर्दाफाश, घटना को खोल दिया। आज की घटना देखिए, अवैध विवाहेतर संबंधों में आज फिर ये हत्या हुई है। अवैध विवाहेतर संबंधों में मैंने किस्सा गोई की सीरीज में सैकड़ों बार 100 से ऊपर बार
जो घटनाओं का जिक्र करते समय ये बताया है कि घर में अगर महिला, बच्चियां या जवान औरत कोई भी हो तो किसी को फ्री एक्सेस नहीं देना चाहिए। मैंने यहाँ तक बताया घटनाओं के आधार पर कि फ्री एक्सेस का मतलब कि किसी दोस्त का आना जाना, किसी रिश्तेदार का आना जाना, नज़दीकी रिश्तेदार का, और ये मान के कि साहब ये तो रिश्तेदार है, इसका तो हक है आने जाने का, अगर उसका फ्री एक्सेस घर में है तो कहीं न कहीं आप परेशानी में पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्री एक्सेस अगर घर में महिलाएं और बच्चियां हैं। मोबाइल का ज़माना है, आप अगर 2-4 बार भी आपके एब्सेंस में कोई इस तरह से आया और फिर मोबाइल नंबर ले लिया, फिर उसके बाद वो अपने घर, ये अपने घर, फिर जो कहानी चलने लगती है, जो चक्कर चलने लगते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब ये है कि लोगों को समझ में नहीं आता, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि हम किसको आने दें, किसको ना आने दें। जबकि मेरा स्पष्ट कहना है कि अगर घर में कोई महिला, जवान महिला, बच्चियां या जवान लड़की हो तो किसी को, मतलब किसी को भी फ्री एक्सेस नहीं होनी चाहिए। फ्री एक्सेस का मतलब जब घर का मालिक या मर्द घर पर न हो तो किसी भी कीमत में कोई भी व्यक्ति घर में उसको घुसने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप अगर खुद मौजूद हैं, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग मौजूद है, कोई दूसरा मेल मेंबर मौजूद है, तो फिर निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए वो आ सकता है, और रिश्तेदार है तो ज़रूर आएगा, बात करेगा, हालचाल लेगा, आप उसे चाय नाश्ता कराएंगे, दूर से आया है खाना भी खिलाएंगे, ये सब अपनी जगह सही है। लेकिन आपकी अनुपस्थिति में सिर्फ इस बिना पर कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त या बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है, अगर वो घर पर आता जाता है तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। बस वही दिक्कत है, ये बात समझ में नहीं आती। और जब ये बात अपने पर पड़ती है या हादसा हो ही जाता है, तब समझ में आता है कि गलती कहाँ पर हुई थी। रामेश्वर और महेंद्र बिजनेस पार्टनर थे, मैंने आपको बताया, एक दूसरे के यहाँ आना जाना था, एक दूसरे के यहाँ व्यापारी थे, व्यापार के सिलसिले में व्यापारी दिन भर भाग दौड़ में बहुत परेशान होता है, तो पहली छुट्टी में जो वीकली ऑफ होता है उस दिन बच्चों को लेकर कहीं घुमाना टहलाना, शाम को खाना खिलाना या पार्टीज़ का आयोजन उन लोगों के यहाँ बहुत होता है। 2 लोग हैं तो कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ शाम रात का खाना बना और सब लोगों ने बैठ के खाना खाया। तो इस तरह की पार्टीज़ में दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था, और कभी कभी तो तीसरा कॉमन फ्रेंड अगर कोई पार्टी देता था तो ये दोनों परिवार वहाँ आते जाते रहते थे। इसी में महेंद्र की नज़र अपने पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर रामेश्वर की पत्नी पर पड़ गई। अब नज़र पड़ गई तो पड़ गई। अब आना जाना था ही, कोई बाधा नहीं थी, कोई रोक नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, और धीरे धीरे घर में रामेश्वर की अनुपस्थिति में जाने पर या फिर महिला के, महेंद्र के यहाँ उसकी पत्नी की अनुपस्थिति में जाने में कोई बाधा या रुकावट नहीं थी। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रति ये नज़दीक होने लगे और इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। जब संबंध हो गए और इन्हें लगा कि ये घर पर मिलना ये रिस्की है, कभी किसी की नज़र पड़ेगी और फिर बात का बतंगड़ बनेगा, लिहाजा एक या दूसरा बहाना लेकर महेंद्र ने एक अलग जगह एक नया एकोमोडेशन ले लिया, ये कह के कि हम दूसरे भी तरह का काम करते हैं, वहाँ पर घर वालों की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर के लोग आते हैं। लिहाजा जब उसने घर अलग ले लिया तो दोनों की मिलने जुलने में होने वाली कठिनाई बिल्कुल रिमूव हो गई, बिल्कुल दूर हो गई, उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया। छुट्टी के दिन, रविवार के दिन इन दोनों ने एक दूसरे से मिलना तय किया और हर रविवार को किसी न किसी बहाने रामेश्वर की पत्नी घर के बाहर जाती थी, उसके घर पहुंच जाती थी और वो लोग अपना समय वहीं व्यतीत करते थे। खैर, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये बातें कभी नहीं छिपती,
कभी छिपी ही नहीं। 2 दिन, 4 दिन, महीना, 6 महीना, साल भर छिप सकती हैं, लेकिन कोई ये सोचे कि वो अनंत काल तक इस तरह का काम करेगा और बात छिपी रहेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। अपराध में कम से कम मैंने कभी नहीं देखा कि बहुत लंबे समय तक इस तरह की बातें छुपी हुई हैं। आखिर वही हुआ। बाजार में कुछ इस तरह की बात जब हुई, तो इशारों इशारों में बाजार के ही लोगों ने, जिस व्यापार से वो संबंधित थे, उन्होंने नाम रामेश्वर के कान में ये बात डाल दी कि बाजार में इस तरह का हल्ला चल रहा है, इस तरह की अफवाहें चल रही हैं। पहले तो रामेश्वर ने पहली फुर्सत में ही ये सारी बातें अफवाह बता दी, सारी बातें गलत बता दी। ऐसा हो नहीं सकता, हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारा भी उसके यहाँ आना जाना है, कल को कोई इसी तरह का आरोप मेरे ऊपर भी लगा सकता है, ये सिर्फ आरोप ही हैं। उसने सीधे वहाँ से निकलकर महेंद्र के यहाँ गया वो, और महेंद्र से उसने कहा कि भाई ये इस तरह की बात मुझे बाजार में सुनाई पड़ी है, उड़ते उड़ते ये बात आई है, और अगर इस बात में कोई भी दम है या तुम लोग वैसे भी कभी इधर उधर कहीं मिले हो, तो कृपा करके अब ये बंद कर दो, इससे बदनामी होती है। इतनी बात महेंद्र को जब बताई उसने, तो महेंद्र के दिमाग में ये आया कि लगता है रामेश्वर को पूरी बात का पता लग गया है। और जैसे ही उसको लगा कि पूरी बात का पता लग गया, वो वहीं पर ऐंठने लगा और उसने कहा कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने जरा सा भी कुछ कहीं कहने की कोशिश की, तो तुम्हारी पत्नी को मैं बदनाम कर दूंगा। तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का मोहल्ले और बाजार में निकलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर भी नहीं मानते तो तुम्हारा 7 साल का एक लड़का भी है, उसका भी ध्यान रखना, वरना जब मैं अपने पर आ जाऊंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही महेंद्र की रामेश्वर के दिमाग में ये बात आ गई कि ये सही कह रहा है। अगर मैं कुछ ज़्यादा प्रतिरोध करूँगा, किसी से कहूँगा, लोगों से इसमें मदद लेने की कोशिश करूँगा, पुलिस के पास जाऊँगा, तो ये बदनाम तो कर ही देगा और फिर हमारी बाकी की ज़िंदगी जिल्लत में ही मेरे कटेगी। तो बेहतर ये है कि ये इसको रास्ते से हटा दिया जाए। उसने तय कर लिया कि इसे रास्ते से हटाएंगे, वरना इस तरह रोज़ रोज़ डर डर के और घुट घुट के मुझे जीना पड़ेगा। उसने किसी की सहायता नहीं ली। ये बात ऐसी नहीं थी कि ये किसी 4 आदमी को बताई जाती। उसने सब कुछ खुद और अकेले प्लान किया। उसके पास ट्रैक्टर था, उसे ये पता था, दोस्त था कि ये सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है, कितने बजे जाता है, कहाँ अपनी स्कूटी खड़ी करता है, कहाँ घूमने जाता है, सब उसे पता था। उसे कोई रैकी करने की या उसका पता लगाने की आवश्यकता नहीं थी। वो सुबह 2 बजे से ही उसी रास्ते पर, जिस पर वो स्कूटी लेकर मॉर्निंग वॉक को जाया करता था, उसी पर स्टार्ट की हुई दशा में अपना ट्रैक्टर लेकर खड़ा रहा। ये जैसे ही आया, तेजी से ट्रैक्टर को बढ़ाकर स्कूटी को टक्कर मार दी। वो दूर गिरा, उसका भागने की कोशिश की, उसका पीछा करके उसे ट्रैक्टर के नीचे दबा दिया। उसके बाद उसकी बॉडी को आगे लाकर खींच कर, यूँ कह लें, सड़क के पास तक ले आया। स्कूटी वहीं पर पड़ी रही और फिर इतना परफेक्टली प्लान करके उसने उसे मार दिया। देखिए, एक कहावत है और बड़ी पुरानी कहावत है, बड़ी फेमस कहावत है कि डायन भी 7 घर छोड़कर ही मारती है या खाती है। कहा जाता है डायन खा जाती है आदमी को। डायन है कि नहीं है, ये तो बड़ी भारी चर्चा का विषय है, बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। तो लेकिन ये कहावत है अपनी जगह कि डायन भी 7 घर छोड़कर ही खाती है, या और देशी भाषा में कहते हैं कि 7 घर बेराती है। बेराती है मतलब उसकी तरफ नहीं देखती है, 7 घर के बाद ही। इस कहावत में न तो एक घर बेराने की बात है, न 2 घर छोड़ने की बात है, और न 10 घर छोड़ने की बात है। सिर्फ 7 घर छोड़ने की बात है कि मोहल्ले के लाइन से उसके इधर और उधर 7 घरों को छोड़कर ही वो धावा बोलती है या वो आक्रमण करती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो 7 घर जो हैं, गिनती के 7 घर हैं, 8वें घर में वो अपना प्रयोग करेगी या 8वें घर वाले को परेशान करेगी। दरअसल ये 7 वो मकान हैं जिनमें
जो लोग रहते हैं उनके लिए कहा जाता है कि डाइन इनके पर कोई वार नहीं करती है। पहला परिवार, दूसरा रिश्तेदार, तीसरा घर का व्यापार या व्यापारी। घर का व्यापार या व्यापारी मतलब जो उसके घर का व्यापार है, उस व्यापार से संबंधित लोग हैं, उन पर भी वो वार नहीं करती। घर के पुरोहित पुरोहित हों या अगर शैतान मुस्लिम समाज में भी प्रचलन में है डाइन के रूप में, तो उनके यहाँ का जो धार्मिक व्यक्ति होगा, मौलवी होगा, उसके लिए। पांचवा गुरु के घर, छठा वैद्य के घर और अंतिम में शमशान क्रिया कराने वालों के घर। तो इन 7 घरों पर डायन भी, ये कहते हैं ना कि ये परेशान आत्मा है, घूम रही है, किसी वजह से इसकी मौत हुई थी और ये प्रेत बनकर घूम रही है। महिला है तो उसे डायन कहेंगे, पुरुष है तो वो शैतान कहा जाएगा, राक्षस कहा जाएगा। तो इन 7 घरों को छोड़कर वो वार करती है। पर आज के जो ये राक्षस हैं, हैवान हैं, शैतान हैं, ये इन पर कोई सामाजिक नियम लागू नहीं होता। ये कहावत है तो ज़माने की कहावत है, कोई आज की नहीं है। आप नेट पे सर्च कर लीजिए, बड़े बुजुर्गों से पूछिए, वो बता देंगे कि हाँ ये कहावत है कि डायन 7 घर छोड़ती है, 7 घर के बाद ही वार करती है। लेकिन ये जो आज के राक्षस हैं, शैतान हैं, हैवान हैं, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये सामाजिक जो रीतियां हैं, सामाजिक कहावतें हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, वो इनका पालन बिल्कुल नहीं करते, बल्कि जब भी दांव लग जाए तो इन्हीं 7 में से किसी पर वार करते हैं। और आज जो ये महेंद्र ने किया अपनी पार्टनर की पत्नी के साथ, ये भी उसी डायन की या उसी शैतान की आत्मा की वजह से किया और तभी वो मारा भी गया। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।